बच्चों हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे 2010 के बाद वाले। देखिए चैप्टर 3 है हमारा और चैप्टर 3 के अंदर कुछ दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये, मतलब जैसे पहले जो थे वो शायद टॉपिक 1 था, फिर टॉपिक 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज वर्सेस करंट इज शोन बिलो। व्हाट इज द ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। देखो बेटा, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 आइडेंटिकल सेल दिए हैं। आइडेंटिकल सेल का मतलब होता है तीनों का ईएमएफ सेम है, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। इन्होंने टर्मिनल वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया है। देखिए हम यहां पर लिख देते हैं, अगर ये आपके 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट जो है वो क्या आएगा वो देखना है। तो अब देखो एक बात सुनो, हमारे पास में होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, है बेटा। अगर I जीरो हो तो V बराबर क्या होगा, E होगा, और ये एक्चुअल में 3E होगा, टोटल होगा ना, टोटल होगा तो V बराबर E होगा। यहां पर 3 E है, 1 2 3, तो देयरफॉर V इक्वल टू 3E। कब हुआ, जब I आपका 0 है, जब आपका I 0 है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप E की जगह 3 लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, आप यहां लिख भी सकते हैं 3, राइट। अब देखिए इससे क्या होगा, V बराबर 3 आ जाएगा अगर I बराबर 0 है। अब I बराबर 0 है तो आपका जो है ना V बराबर 6 वोल्ट दे रखा है, तो V इक्वल टू 3E इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट गिवन। देयरफॉर E इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। ये आपका एक आंसर आ गया। उसके बाद में ये कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सुनिए, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा तब आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तब आएगा जब आपका V 0 होगा, है ना। तो अब एक बात है, यहां पर V 0 है, यहां पर V 0 है, ओके। यहां पर स्मॉल r भी 3R होंगे ना बेटा, 3R होंगे, स्मॉल r भी 3R, है ना। तो आपका V बराबर 0 आएगा, है ना। तो इफ V इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू 0 तो 3E माइनस 3I, I बराबर 1 और R बराबर R। तो आपका R बराबर आ जाएगा 3E अपॉन E, 3, यानी आपके पास में ये भी 2 वोल्ट आ गया, 2 ओम आ गया। ध्यान दीजिए, सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है। 3 सेल जोड़ दिए इन्होंने, 3 सेल जोड़ दिए तो टोटल ईएमएफ 3, टोटल रेजिस्टेंस 3R। तो V बराबर होता है E माइनस आई आर, 3 माइनस आई इंटू 3R। I बराबर 0 होगा तो V बराबर 3E होगा। I बराबर 0 यहां दे रखा है तो V बराबर दे रखा है 6 वोल्ट। इसका मतलब ये 6 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट हुआ तो E बराबर 2 वोल्ट होगा, करेक्ट, ओके। दूसरा, इन्होंने V बराबर 0 पर I बराबर 1 एम्पियर दे रखा है। I बराबर जब 1 एम्पियर दे रखा है तो आपका ये 2 ओम आ जाएगा, करेक्ट। चलिए अब अपन बात करेंगे, 2 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ E हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो व्हाट इज द करंट। बेटा देखो, बहुत ही मतलब इजी, ज्यादा इजी सवाल है कि 2 सेल्स जो है ना पैरेलल में जोड़ दिए तो नेट ईएमएफ एक सेल के बराबर होगा। जब 2 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, आप इसमें लिखेंगे व्हेन 2 आइडेंटिकल सेल्स आर इन पैरेलल, then the net EMF will be equal to EMF of one cell, एक सेल के बराबर होगा, बताइए। तो नेट जो है ना एक सेल के बराबर होगा EMF। जब एक सेल के बराबर EMF होगा तो देखिए क्या होगा, फिर ये होगा नेट एक सेल के बराबर EMF होगा तो कि आपने अगर 2 सेल पैरेलल में जोड़े हैं तो भले ये E है, फिर ये R है, नहीं इसमें इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दे रखा है ना।
केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ रखा है, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ रखा है, आर जोड़ रखा है तो आई बराबर क्या है, आई बराबर आएगा बस ई अपॉन आर और कुछ नहीं आएगा, आई बराबर केवल यही आएगा आंसर। यस, यानी कि अगर ये 2 सेल की जगह 3 भी लगा देते तो भी आंसर यही आता, 4 भी पैरेलल में लगा देते तो भी आंसर यही आता, लेकिन अगर इनको सीरीज में लगा देते तो, सीरीज में लगा देते फिर ये दोनों जुड़ते, ये बात है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and the resistance of 38 ohm। ओके, ठीक है, देखिए आपका ये जो 200 है ना, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो बेटा यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात आ गई हमारे पास, करंट जो है ना मतलब बहुत ही डायरेक्ट आ गया है करंट, नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये आएगा। तो इन्होंने नेट ईएमएफ दे रखा है 200 वोल्ट तो दे रखा है और -10 हो जाएगा अपॉन 38 ओम है, राइट। इसका मतलब ये 190 अपॉन 38 मीन्स 5 ओम इज द आंसर, 5 एम्पियर विल बी द आंसर, राइट। इफ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, द सेल ऑफ, देखो एक बार बताओ, ये सवाल बोर्ड में आया हुआ है और अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो ये सवाल गलत ही है भाई, ऐसा नहीं होता। ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा हो, कभी कभी टर्मिनल वोल्टेज भी ज्यादा हो सकता है। देखिए अगर हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ से कम होता है, लेकिन अगर हम सेल को चार्जिंग कर रहे होते हैं तो ज्यादा भी होता है। यानी क्वेश्चन बनाने वाला शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है, इन्होंने ईएमएफ को ज्यादा करने के लिए बोला है। तो देखिए मैं जवाब दे देता हूं, मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा, while the cell is being discharged, while the cell is being discharged, इसको हम कहेंगे means if the cell is being used, if cell is being used, if cell is being used in a circuit, if cell is being used in a circuit, एक सर्किट में सेल को यूज किया जा रहा है, then some of the potential drop takes place due to internal resistance, तो ध्यान दीजिए, while the cell is being discharged means if the cell is being used in a circuit, then some of the potential drop takes place due to internal resistance. This makes terminal voltage lesser than the EMF, तो EMF will be greater, हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा तो EMF आपका ज्यादा होगा, राइट। तो ये आपके चारों सवालों के आंसर बड़े आसान थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R draws a current I, write the relation between, वाह क्या बात, ये बोर्ड वाले सवाल जो है बड़े आसान आते हैं, E माइनस आई आर, ठीक है बेटा। V को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल E को कहते हैं EMF, I को कहते हैं करंट ड्रॉन आउट,
स्मॉल आर को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 cells of EMF E, 2E, 5E having resistances this respectively are connected across a variable resistance R as shown in the figure. Find the graph for variation of current with R. अच्छा देखो जी, करंट आएगा आपका, करंट आई आएगा नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका करंट होता है। आप ऐसा ही लिखेंगे वहां पे एग्जाम में, करंट आई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेट EMF। नेट EMF आपका है E प्लस 2E प्लस 5E, है ना, सब सीरीज में लगे हुए हैं। स्मॉल आर प्लस 2R प्लस 3R प्लस कैपिटल आर, ये बेटा आपका आई आ जाएगा। तो आपका आई आ रहा है 6E अपॉन 6 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इन्होंने पूछा है ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विथ आर। देखिए आई आपका यहां है और आर आपका डिनोमिनेटर में है, तो ग्राफ जो है आपका इस तरह का आएगा, है ना। वैसे तो मुझे ये इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल किस लिए पूछा गया है और इस सवाल का उद्देश्य क्या है। इस तरह से आएगा, कैपिटल आर बढ़ेगा तो करंट घटता चला जाएगा। 6। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम is connected across 4 ohm resistor as shown in the figure. Show that the voltmeter when placed across the cell and across the resistor turn in gives। अच्छा, मतलब एक बार उसको वोल्टेज के सेल के ऊपर रखा है, एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर रखा है, तो उसका वैल्यू सेम आएगा। ये हमें पता करना है, कर दें। देखिए सबसे पहले तो आप लिखें आई बराबर E अपॉन आर टोटल। तो बेटा ये है 12 वोल्ट, आर टोटल आपका 4 प्लस 2, यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, राइट। अब देखिए कैपिटल V टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल आएगा E माइनस आई आर। E आपका है 12, आई है आपका 2 और आर है आपका 2, यानी 8 वोल्ट का आपका टर्मिनल वोल्टेज है, करेक्ट। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या आएगा आई आर, आई इंटू आर। आई कितना है बेटा 2 एम्पियर, आर कितना 4, 8 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, है ना। हाँ, तो ये हुआ मींस वोल्टेज अक्रॉस सेल इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप at 4 ohm and is 4 ohm, ठीक है ना। वैल्यू इज 8 वोल्ट, वैल्यू इज 8 वोल्ट, आपके 8 वोल्ट की वैल्यू है, करेक्ट। चलिए तो आपका फर्स्ट वाला आंसर हैंस प्रूव हो गया, है ना। तो आप इसको हैंस प्रूव कर दीजिए, हैंस प्रूव, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, to record the voltage and the current in circuit, why is the voltmeter placed in parallel and ammeter in series? Very good। देखो ना, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है और अमीटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, इसका कारण बता रहे हैं हम आपको। तो ये 7 का जो है सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मिटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। देखिए 7 का सेकंड पार्ट, देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू मेजर द करेक्ट वैल्यू
the best value of voltage इफ, देखिए हाई रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है वोल्ट मीटर का, जिससे कि वोल्टेज की बेस्ट वैल्यू आ सके, अदरवाइज बेस्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वो हाई रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे ना तो कुछ करंट ज्यादा बहने लग जाएगा, और जितना ज्यादा करंट बहेगा वोल्ट मीटर में से, समझ लीजिए उतनी गलत वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू मेजर द बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इफ अ वोल्ट मीटर is connected in series, then very less or negligible current, very less or negligible current will flow। तो ध्यान दीजिए, if a voltmeter is connected in series, then very less or negligible current will flow through the circuit, of which voltage is being measured, देखो बड़ा, हम चाहते क्या है बेसिकली हम क्या चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं वोल्ट मीटर में से करंट ना बहे, हम चाहते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई, जिससे कि वोल्ट मीटर में से करंट नहीं फ्लो। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि उस सर्किट में से भी करंट फ्लो ना हो जिसको नापना है, कि साहब जिसको नापना है उसमें करंट ही नहीं है, तो वोल्टेज कहां से आएगा? सोचिए आप। तो क्या है, वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू मेजर द बेस्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। If a voltmeter is connected in series, then very less or negligible current will flow through the circuit of which voltage is being measured। जिसका वोल्टेज नापना है उसी में सब करंट नहीं। So we will not be able to measure the voltage. We will not be able to measure the voltage. Secondly, why ammeter is connected in series? देखिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, तो ध्यान दीजिए, एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है बेटा एमीटर का। एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, सो if it is connected, if it is connected, ध्यान दीजिए, very low resistance, so if it is connected in parallel, then eventually very high current will flow, may damage the instrument, तो वो इंस्ट्रूमेंट को बड़ा डैमेज कर सकता है, कि पता लगा आपका एमीटर फूक गया, खराब हो गया, फिर कैसे करोगे? तो दैट में डैमेज द इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए अब आपके पास में ये सवाल लग गया। नेक्स्ट आगे देखिए, यूज किरचॉफ्स लॉ, ये अगला सवाल कंप्लीट हो गया। यूज किरचॉफ्स लॉ रूल्स टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी व्हेन नो करंट फ्लोज इन आर्म बी। देखिए बेटा एक बात सुनिए, इन्होंने इस बी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करने के लिए कहा है। इन आर्म बी द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। अच्छे से सवाल पढ़िए, वीडियो पॉज करके आप सवाल पढ़ लिया करो। यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी
when no current flow in the arm B of electric network shown in the figure below। तो देखिए क्या होने वाला है, what is happening। तो देखिए बड़ा सरल सी बात है, हम इसके जो है ना डायग्राम जो है इसके दो हिस्से कर लेते हैं। 6 वोल्ट डोमिनेटिंग सेल है, 6 वोल्ट क्या डोमिनेटिंग सेल है, बड़ा सेल है। तो हम ऐसा करते हैं, इस डोमिनेटिंग सेल में से करंट आई फ्लो करते हैं, करंट आई फ्लो करते हैं। कितना करंट आई फ्लो, यहां से करंट आई निकला, राइट। अब यहां से भी करंट आई ही निकलेगा, इसमें से भी करंट आई ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जीरो है, इट इज जीरो करंट। बड़ा जीरो करंट है तो इसका मतलब वहां से निकलेगा सारा का सारा आई करंट। चलिए अब हम इसको जो है इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सी बी ई डी सी फॉर लूप सी बी ई डी सी। देखो बेटा सी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखना सी से जब मैं बात स्टार्ट करूंगा तो क्या होने जा रहा है। वोल्टेज एट सी +4, वोल्टेज एट सी +4 -3, बेटा ये -3 आएगा, है ना। -0 × R1, 0 × R1, प्लस कर दो माइनस कर दो कुछ भी कर दो, क्योंकि जीरो है नहीं यहाँ तो करंट, R1 में से जीरो करंट है, ठीक है। और -R × I इट इज इक्वल टू VC, ये आ गया। तो आप जरा चेक करें वहां पे, क्योंकि आपको I जो है और वो दे रखा है, तो यहां पे कुल मिलाकर के एक चीज आ गई है सामने कि I × R = 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपके इसमें से आ गया। अब हमें दूसरा करंट चाहिए ए बी, तो मैं ऐसा करता हूं बी से स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर बी ए एफ ई बी, ये लो जी, इससे बात करेंगे। तो देखिए बी ए एफ ई बी से बात करते हैं हम। तो जब हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक काम करो आप, ये मत करो, ई डी सी ए कर दो, पूरा ही ले लो, ई डी सी ए, ये लो जी, ई डी सी ए। हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए क्या होने वाला है, बी से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो वी बी +6 -2 × I +1 -3 × I -IR +4 बराबर बी। आप देखिए ये आपके पास में बी वापस आ गया। अब जरा आप यहां देखेंगे तो दिस इज 6 + 1 7, 7 + 4 11 माइनस ये है आपका IR, तो ये 5 हो गया, 5/5 माइनस IR बेटा आपका ऑलरेडी 1 है, IR आपने निकाल दिया तो IR की वैल्यू रख दीजिए यहां से 1, इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, तो 5I बराबर आ गया है 10, इसका मतलब I बराबर आ गया है 2 एम्पियर। I बराबर क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। हमें A और D के बीच का वोल्टेज चाहिए, ये इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो देखिए हम A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा, है ना। A से D तक मैं कैलकुलेशन करूंगा, आप लोग जरा चेक करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि मेरे को A से D तक की कैलकुलेशंस करनी है। देखिए VA माइनस ट्वाइस I बराबर है 5 +1 माइनस ये है थ्राइस I, यानी 3 × 5 होगा, है ना। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये आपका VB आ गया। कुल मिला के हमारे पास में VA माइनस VD बराबर आ रहा है, VA माइनस VD बराबर हमारे पास में आ रहा है 5 15। VA माइनस VD आएगा डायरेक्ट, तो 10 और 15 25 1 24 आएगा, 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट कैसे आ रहा है भाई, इतना तो अवेलेबल ही नहीं है सर्किट में, ये क्या बात है।
आई बराबर, ये आई बराबर 2 एम्पियर है भाई आई बराबर 2 एम्पियर है, आई एम सॉरी, आई बराबर 2 एम्पियर है, क्योंकि इतना तो अवेलेबल नहीं है। बैटरी बेचारी 6 वोल्ट की है, 24 कहां से हो जाएगा? सोचो, ये है ना, आप लोग कभी गलती हो जाती है ना, तो क्या क्या करो, इस तरह से चेक क्या करो, तो ये 24 वोल्ट हमारा आंसर आ रहा है, वहां तो बैटरी बेचारी 6 वोल्ट की है, तो क्या इसका मतलब निश्चित हमारा आंसर गलत है। तो फिर हमें चेक कर लेना चाहिए कि वेयर वी आर रॉन्ग। जैसे अभी था, यहाँ पे मैंने गलती से 5 एम्पियर लिख दिया था, 5 एम्पियर लिख दिया तो हमारे जवाब में भी आ गया वो, तो गलत हो गया। अब आप इसको 2 करिए, 5 की जगह 2 लिखिए, 2 लिखिए। अब चेक करो आप, अब ये आएगा 2 और 6, ये 9 वोल्ट हो सकता है आंसर, 9 वोल्ट इज पॉसिबल आंसर। अब देखिए 9 वोल्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये सही आंसर है। अब ये 9 वोल्ट कैसे हो सकता है भैया? ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट की तो बैटरी ही लगी हुई है, तो 9 वोल्ट आ सकता है ना। फिर 10 वोल्ट देखो आगे, यहाँ पर ये 11 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना। IR आपका 1 वोल्ट का ड्रॉप था यहाँ पर, तो देखो हम कैलकुलेट अगर करें ना हम सीधे सीधे, तो भी हमारा पकड़ में आ रहा है। ये 4 and 6 10 and 1 11 है, 1 11 है ना। और ये यहाँ पे ए से डी के बीच का आपको पता करना है खाली, बाकी नहीं पता करना है ना। तो ए से डी के बीच में देखो आप कि ये आपका 2i है, तो 2i यानी 2 2 जब 4 है, करेक्ट। ये आपका 1 वोल्ट है, ये आपका 6 है, तो ड्रॉप चाहिए आपको, तो VA से लेके देखो 2 - 2 करेक्ट है, ये माइनस, ये +1 ऐड होगा यहाँ पे, ये 3 × 2 बिल्कुल ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट आपका। यानी आप अगर कभी कोई हल्की फुल्की कोई कैलकुलेशन में गलती होती है, तो अपने एग्जाम हॉल में हाथों हाथ पकड़ सकते हो, अगर आप अटेंटिव हैं तो, है ना। हाँ, कि भैया बैटरी नहीं है इतने की, तो आ कैसे रहा है, ठीक है। चलिए आगे 9th क्वेश्चन देखिए। 2 cells of EMF 1.5 and 2 volt having internal resistance this, calculate the EMF internal। देखिए ये है ना इक्विवेलेंट सेल का निकालने का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, तो वो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट सेल की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने 2 सेल दे रखे हैं और हमें इक्विवेलेंट सेल पूछा है। तो देखो EMF ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, आप यहां से लिख लीजिए, EMF ऑफ द इक्विवेलेंट सेल इट इज इक्वल टू EMF, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 है तो 2 काफी है, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये मेरा नेट EMF था, इसका फॉर्मूला था। देखिए E1 R1, E1 है आपका 1.5, R1 है आपका 0.2, E2 है आपका 2, R2 है आपका 0.3, ये है 1 अपॉन 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.3। आप कैलकुलेशन करिए, प्लीज डू इट। 0.2 एंड 0.3 कितना आएगा? 0.2 एंड 0.3 0.6 आ जाएगा, एलसीएम करके है। आप जरा इसको 0.6 लिखिए, यहाँ पे 0.6 लिखेंगे तो ये 4.5 आएगा, और ये प्लस 0.6 लिखेंगे तो ये 4 आएगा, है ना। देखो 0.6 का आपने एलसीएम दिया ना, तो 0.6 यहाँ पे 0.3 आएगा, मतलब 3 आएगा, 3 इंटू ये 1.5 आएगा, 2 करेंगे तो 4 आएगा, राइट। और ये आपका 0.6 आ गया नीचे, फिर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, वो 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। कुल मिलाकर के बात ये है कि आपके पास में आ गया 8.5 अपॉन 5, यानी 1.7 वोल्ट आपका नेट आ गया, 1.7 वोल्ट नेट आ गया, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये अपने आप ही आ गया है आपका। आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0.6 आएगा और यहाँ पर बड़ा 5 आएगा, तो आपके पास में स्मॉल r बराबर आ जाएगा 0.6 अपॉन 5, 0.6 अपॉन 5 आएगा 0.12 ओम। दिस इज योर आंसर। तो देखिए ये जो सवाल है ना, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े आसान सवाल है, बहुत ही आसान। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor R। ठीक है, plot a graph showing variation of the voltage V with respect with versus the current। Using the plot, show EMF of the cell and internal resistance can be determined।
ठीक है जी। देखो हम आपको जो है ना टर्मिनल वोल्टेज ई और आई का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। बेटा देखो 10 टर्मिनल वोल्टेज V इज गिवन एज E माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज V इज गिवन एज E माइनस आई आर। अब आप जरा V और E I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए। V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए। सबसे पहले आप एक काम करिए, I को 0 पुट करिए। I को जब 0 पुट करेंगे तो V बराबर E आएगा बेटा। V बराबर क्या आएगा? E आएगा, करेक्ट। फिर आप V को 0 पुट करेंगे तो आपके पास में I की वैल्यू आएगी E अपॉन R। आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते हैं, है ना, इस चीज को कि इट इज टर्मिनल वोल्टेज, लिख देना अच्छा रहता है। क्या चीज क्या है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब टर्म्स की तो पूरी बात लिखी देनी चाहिए। वी टर्मिनल वोल्टेज है, ई ईएमएफ है, आई करंट फ्लोइंग है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आई बराबर 0 हो तो वी बराबर क्या होगा? ई होगा, राइट। आई बराबर 0 हो तो वी बराबर ई होगा। तो आप ई को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, जब v बराबर 0 होगा, v बराबर 0 होगा तो क्या होगा? v बराबर 0 लिख के देखो आप यहां पर, तो आपके पास में स्मॉल r बराबर आ जाएगा e अपॉन आई। e अपॉन आई या e बराबर आई आर आ जाएगा। यानी ये आपस में मेजर किए जा सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, यूजिंग द प्लॉट शो दैट EMF of the cell and its internal resistance can be determined. Yes, it can be determined easily. देखिए अगला सवाल क्या है? Distinguish between EMF E and terminal voltage V of a cell having internal resistance R. Draw a plot showing the variation of terminal voltage V. ये तो बड़ा सेम ही क्वेश्चन है ना? हाँ, एक्चुअली क्या ये अलग अलग साल आया होगा ना, तो वो वहां पे सब कलेक्ट किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। तो ये मेरे को लगता है कि ये सेम क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है अब अपने को कुछ भी नहीं करना चाहिए इसका। तो ठीक है, हम अगला वाला सवाल करते हैं। 11 तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 10 ही है, दोनों एक साथ एक जैसे क्वेश्चन आ गए। इससे ये पता लगता है बोर्ड में है ना अलग अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, घूम फिर करके आ जाते हैं। और हमने 2 साल 10 साल के कर लिए ना, तो समझ लो आपका सवाल छूट गए नहीं। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना, कि भाई क्या है सवाल क्या नहीं है। A battery of EMF E and internal resistance R when connected across an external resistance 12 ohm gives अच्छा। ओके, देखो बेटा एक बात सुनो, ये बड़ा ही सरल सा सवाल है। देखिए I बराबर होता है 12%, I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R। ये I बराबर होता है EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। आप लिखेंगे EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये आप लिखेंगे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, I बराबर पहले इन्होंने कहा 0.5, तो हमने कहा 0.5 लिख दो जी। E का बिल्कुल पता नहीं है हमें, स्मॉल r भी हमें पता नहीं है, लेकिन कैपिटल R 12 है और स्मॉल r है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ठीक है। फिर देखिए अगली बार में आपका करंट 0.25 है। E का हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बाद का रेजिस्टेंस दिया है 25 प्लस R। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे कैपिटल E पता लगाना है, मुझे स्मॉल r का पता लगाना है। मैं क्या करूंगा, मैं इनको डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो 0.5 अपॉन 0.25 2 आएगा, और ये आ जाएगा 25 प्लस R एंड 12 प्लस R। कैलकुलेट करिए आप, तो 24 प्लस 2R, 24 प्लस 2R बराबर 25 प्लस R। तो आपका R बराबर आ गया 1 ओम। R बराबर क्या आ गया आपका? 1 ओम आ गया। डन। अब जब स्मॉल r आपके पास में 1 ओम आ चुका है तो आप E निकाल ही सकते हो बड़े आराम से, है ना। देखिए स्मॉल r बराबर 1 ओम आया ना, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो E बराबर आएगा 0.5 इंटू 12 प्लस स्मॉल r 1, तो E बराबर 6.5 वोल्ट। देखिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लेंगे, कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, यानी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आप मस्त रहिए एकदम, ठीक है। आपको केवल कैलकुलेशंस चेक करनी है। कैलकुलेशन में मैं कभी भी गलती कर जाता हूँ, मस्त रहता हूँ मैं, है ना। हाँ, तो मैं एक मस्त जीव हूँ, और भैया ऐसा जीव गलतियां कर सकता है कैलकुलेशन में
तो वो कोई नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो यही है। मतलब आपको इसी तरह से सवाल करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। A cell of EMF E and internal resistance R is connected to two external resistance R1 and R2 and a perfect ammeter. The current in the circuit is measured in 4 different situations. Okay. देखिए सबसे पहले तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम जरा फर्स्ट वाले के बारे में, अच्छा फिर इन्होंने कुछ और, एक मिनट पढ़ लो पहले सवाल कंप्लीट पढ़ लो। सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected across the two external resistance, ठीक है, in 4 different situations. Without any external resistance, ठीक है, with resistance R1 only, with resistance R1 and R2 in series, with resistance R1 and R2 in parallel. The current measured in 4 cases are, but not necessarily in the order. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो आपको करंट की यहाँ पे 4 वैल्यूज दे रखी हैं, देखिए करंट की आपको 4 वैल्यूज दे रखी है, ये रैंडम वैल्यूज दे रखी है, यानी इन द वैल्यूज का रैंडम है, मतलब किसकी वैल्यू है, किस लिए है, क्यों है, ये सब पता नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। बट नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। आइडेंटिफाइड अ करंट करस्पॉन्डिंग टू द 4 केसेज मेंशन्ड अबव। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, यानी आपके सर्किट की नॉलेज जो है ना अच्छे से टेस्ट हो जा रही है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना आपको सॉल्व कर देता हूँ। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, एक एक करके वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ लीजिए। देखो बेटा, जब आपने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास में विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट मैक्सिमम करंट आएगा। तो फर्स्ट वाला जो केस है इसमें करंट आपका मैक्सिमम होगा क्योंकि नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आई विल बी ई अपॉन स्मॉल आर प्लस 0 ये आपका मैक्सिमम करंट आएगा बेटा। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू इन्होंने यहां पर दे रखी है, कितनी मैक्सिमम करंट दे रखा 4.2 एम्पियर। यही आएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर। सेकेंड वाला देखिए, व्हेन R1 ओनली, तो देखिए I बराबर आएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस R1, स्मॉल r प्लस R1। चलिए अब इसको थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं, है ना, फिर हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज। तीसरे वाला आपका जो I आएगा, तीसरे वाले में आपका I आएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस R1 प्लस R2, ये आएगा। चौथे वाले में इन्होंने R1 और R2 को पैरेलल कहा है, तो I बराबर आएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो बेटे, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम आती है, सबसे कम आती है। और जब ये कम होगा तो इसका मतलब करंट ज्यादा होगा, यानी कम से कम इस वाले से कम जो वैल्यू है ना वो इसका आंसर है। तो 4.2 से कम वैल्यू कौन सी है, 4.2 से कम वैल्यू 1.4 है, इसका मतलब इसका आंसर 1.4 है, 1.4 है। अब इससे कम आंसर इसका होगा, इसका मतलब 1.05 है, और इससे कम आंसर इसका होगा 0.4। यानी ये सवाल इन्होंने पता है क्या बनाया, ये सवाल आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वाला कैलकुलेशन नहीं चाहता है, क्वेश्चन वाला केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहता है कि आप अंडरस्टैंड क्या क्या कर रहे हैं। देखिए यहां पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा करंट आएगा। यहां पर करंट सबसे कम आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे कम आएगा। यहां पर करंट कुछ आएगा, यहां पर सब मतलब यहां पर इससे तो कम आएगा लेकिन अदर्स से ज्यादा आएगा। तो ये आपके आंसर्स हैं, राइट। ये मतलब आपको इन्होंने आंसर दिए हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। एक मिनट, सही है, कोई ध्यान दीजिए। Battery of 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is this, अच्छा, तो ये तो और भी बहुत ही आसान सवाल हो गया। 14 देखिए क्या है, बैटरी बेटा 10 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द करंट इज दिस, तो रेजिस्टेंस निकल जाए, तो करंट दे रखा है इन्होंने। ये लो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले 14 का फर्स्ट पार्ट, करंट दे रखा है बेटा इन्होंने, और हमारा करंट होता है E अपॉन R प्लस R, ये हमारा करंट होता है। इन्होंने कहा है करंट 0.5 है, ओके। हमें
इसमें भी दे रखा है 10 वोल्ट। कैपिटल आर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, स्मॉल आर है 3 ओम, और ये दे रखा है 0.5। तो देखिए क्या आएगा, R प्लस 3 बराबर आ जाएगा 20, R प्लस 3 बराबर आ जाएगा 20, यानी R बराबर आ गया 17 ओम आंसर। ये R बराबर आ गया, राइट। तो R बराबर 17 ओम आंसर आ गया। 14 का सेकंड पार्ट देखिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है आपका। टर्मिनल वोल्टेज होता है V बराबर E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। आप देखिए E कितना है, E है 10 वोल्ट, माइनस आई है 0.5, स्मॉल आर है 3, तो दिस विल कम 8.5 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो कितने अच्छे से, कितने आसान से सवाल है। नेक्स्ट देखिए अगला वाला सवाल 15। The network PQRS shown in the figure has the batteries of 4 volt and 5 volt. Yes, 4 volt and 5 volt. Negligible internal resistance. Millimeter of 20 ohm is here connected between P and R. Calculate reading in the, मतलब हमें इसका करंट निकालना है जी कुल मिला करके, बस इतना सा सवाल है। देखिए 15th वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बड़ा ही मतलब नाजुक सा सवाल है। देखो डोमिनेटिंग सेल कौन सा है यहाँ बताना, डोमिनेटिंग सेल सबसे बड़ा सेल 5 वोल्ट। तो हम 5 वोल्ट में से करंट लेते हैं कुछ, तो मैं 5 वोल्ट में से करंट लेता हूं I, ठीक है बेटा। इसमें से ले लेता हूं मैं I1, ठीक है, ओके। इसमें से ले लेता हूं I माइनस I1, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हमें कैलकुलेट करनी है मिली एमीटर की रीडिंग, यानी हमारा फोकस I1 है, हमारा फोकस किस पर है, I1 पर। तो मैं एक काम करता हूं, 2 लूप के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं लूप SPRS। देखो ना, SPRS लूप लेने से क्या होगा, टेकिंग द लूप SPRS, तो SPRS लूप लेने से ये होगा कि VS प्लस 5 माइनस I1 इंटू 20, है ना, हाँ, VS प्लस 5 माइनस I1 इंटू 20, और फिर आएगा माइनस 200I, इट इज इक्वल टू VS। ये आया बेटा, इसको जरा रीराइट करिए अच्छी तरह से। तो मेरे को लगता है कि 20I1 आएगा प्लस 200I आएगा, इट इज इक्वल टू 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, PQR, P ले लो या कुछ भी ले लो, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, PQRS। तो P से स्टार्ट करिए आप, P से स्टार्ट करिए या कहीं से भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो S से ले लो वापस पूरा, है ना, हाँ, SPQRS। एक्चुअली मैं S से मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि वो एक बार प्लस आ जाएगा ना, 5 वोल्ट का सेल जो है बड़ा है, थोड़ा सा मतलब लेजिबल लगता है, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। VS प्लस 5 माइनस 4, VS प्लस 5 माइनस 4, ओके, एंड माइनस I माइनस I1 60 ओम है बेटा, यहाँ पे 60 ओम है, और वो आएगा आपका माइनस 200I, ड्रॉप है ना, माइनस 200 बराबर VS, वापस से ये भी आ गया। अब आप जरा चेक करें, 5 माइनस 4 1 होता है, 1 होता है बिल्कुल। तो मैं यहां पे कहूंगा, हाँ, इसको आप जरा कंप्लीट करिए, ओपन कर दो इसको, एक काम करो, 1 माइनस 60I, हाँ यहां तो माइनस 60 आएगा ना, प्लस 60I1 प्लस 60I1 माइनस 200I बराबर 0। चेक करो, तो इस तरीके से ये आ गया है 60I1 माइनस 260 I बराबर -1, ये आया बेटा, हाँ 60I1,
हमें एक्चुअल में कुल मिलाकर के हमें क्या चाहिए, हमें I1 चाहिए चाहे जो भी हो। एक काम करिए आप, हमें I1 चाहिए ना, I1 आप वहां से I निकाल करके इस पे रख दो, I1 आ जाएगा आपका, है ना, 60I और -2 60I, तो I1 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से मैं I कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं 5 का भाग लगा देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो 5 का भाग लगाते ही आ जाएगा 4I 1 प्लस 40I बराबर 1 आएगा, है ना। अब इस -1 की जगह हम लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 60I1 माइनस 260I बराबर माइनस। अब देखिए 1 है ना ये, तो इस 1 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे 40I1 प्लस 40। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, इससे एक फायदा होगा हमारे को I और I1 में रिलेशन मिल जाएगा। बट एक बार आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशंस को चेक करना पड़ेगा, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे 40 आएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा I1 माइनस 100I1 आ जाएगा, 100I1 आ जाएगा, ये -40 है तो 300I आएगा क्या, तो -300I आ जाएगा। इधर आकर के नहीं, ये देखो 40 इधर आएगा तो 220 आएगा, तो इट इज इक्वल टू 220I, ये आ गया 220I। इसका मतलब ये हो गया कि I बराबर आ गया है आपका 100/220 I1, 220 I1, 5/11 आ जाएगा, 5/11 I1 बराबर आ जाएगा, है ना। अब आप एक काम करिए, I1 की इस वैल्यू को जो है आप I की वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपकी ये 5/11 I1 आई है ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप, बस योर आंसर विल कम आउट। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं 20I1 प्लस 200I, I की जगह लिख रहा हूं बेटा 5/11 I1, इट इज इक्वल टू 5 है, करेक्ट ना। 5 है तो अब इसको हम 4I1 प्लस 200/11 I1 बराबर 1 लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये आ रहा है 4I1, तो I1 हमारे पास आएगा 11/244 एम्पियर, ये I1 आएगा। एक मिनट जरा देखो कि सवाल, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना अजीब सी है ना, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 5 है, ये 20 ओम है, इस तरह से, करेक्ट। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस सवाल को। SPRS सबसे पहला काम चेक कर रहे हैं, वापस से चेक कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है, तो मे बी रॉन्ग। VS प्लस 5 करेक्ट, फिर ये है -20I1 माइनस 200I, इट इज इक्वल टू VS, बिल्कुल ठीक है। तो 20I1 माइनस 200I इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एकदम सही है जी। फिर इसके बाद देखिए SPQRS, S से स्टार्ट करिए तो VS प्लस 5 -4 आएगा, माइनस यहां है I माइनस I1 60, ठीक है। फिर यह है -200I, इट इज इक्वल टू VS, बिल्कुल VS आ गया वापस। 5 - 4 1 होता है, ये 60 है, ये प्लस 60I1 है, और ये -200I है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आया 60I1 करेक्ट, ये है -260I, बिल्कुल ठीक है, ये -I है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है। आप लोग चेक कर लीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कैलकुलेशन जो है ना कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। देखना अभी एक बार कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे, यहाँ मेरे लग रहा है 40I1 लिख दिया हम, जबकि 4I1 है। हाँ देखो ना, गलती तो की है। दिस इज 1, 4I1 प्लस 40I है, यहाँ पे हमने यहाँ 40I1 और 40I लिख दिया, तो गलत बात हो गई ना यहाँ पर,
ए गलती है, ये 0 गलत आ गया। अब देखिए गलतियां सुधारता जा रहा हूं मैं, एरर पकड़ में आ गई है और हम उसको सुधारते चले जा रहे हैं। ये आपका 4i1 है बेटा, तो -4i1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 64 होगा। ये दिस विल बी 64i1 और ये है 220, है ना। तो आपका i जो है ये 100 की जगह 64 आएगा, यहां 64 आएगा बेटा। और 64 आएगा तो आप इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 16/55, 16/55i1 आएगा। हाँ जी, ये आएगा आपका 60/55i1, करेक्ट, डन। आई आ गया आपके पास, तो आई 16/55 है। ये जो हमने यहां लिखा आई की वैल्यू वो 16/55 है बेटा। अब आप चेक करिए सारा, 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो अब तो आपका ये अलग ही आएगा आंसर, ठीक है। ये 20i1 प्लस आप उस 5 से डिवाइड करेंगे इसको। चलो एक काम करो, 5 से इसको डिवाइड करो तो 40 आएगा बिल्कुल यहां पर, नहीं लेकिन फिर पूरा करना पड़ेगा ना अपने को। या तो एक काम करो 5 से सबको डिवाइड करते 4i1 आएगा, 4i1 प्लस 5 से करेंगे तो यहाँ 40 आएगा, 40, यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर 55 है। ये आपका i1 बराबर 1 है, i1 बराबर 1 है, करेक्ट। आप इसको 5 से करेंगे 11 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 10 आएगा, 10, राइट। भाई 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा ना, सॉरी 8 आएगा। आप 5 से 55 को करेंगे तो ये 11 आएगा, ये 8 आएगा, है ना। अब आप जरा चेक करो कि आपका i1 जो है वो क्या आएगा, 11 एलसीएम लो, फिर 44i1 आएगा प्लस 16 8 128 आएगा बराबर 1। तो i1 आपका आना चाहिए 11 अपॉन कितना 172 एम्पियर। देखो अब देखिए ये जो है ना, अब ये भी अजीब सा आंसर है कुछ। इस तरह के आंसर्स को थोड़ा सा आप लोग 2 बार चेक कर लिया करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना। देखो मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो मतलब केवल क्वेश्चन उठाता हूँ, है ना। आंसर का मेरे को आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो आप लोग चेक कर लिया करो। चेक कुछ नहीं करना, जो रूल है वो रूल है, रूल्स को चेक करना है, रूल्स को अप्लाई करना है, खत्म, ठीक है। एग्जाम में भी आपको यही करके आना है, किसी भी सूरत में रूल से कंप्रोमाइज नहीं करना। जो रूल है उसको हर हालत में फॉलो करना है, हर हालत में।